हेलो बच्चों, मैं सत्यम सर आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने प्यारे फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक चैनल पर। तो चलो हम लोग यूनिट एंड मेजरमेंट्स के बारे में पढ़ रहे थे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पैरेलैक्स मेथड देख लिया था, मेजरमेंट लार्ज डिस्टेंसेस का कैसे किया जाता है ये चीज़ हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया था, लेकिन उस पर क्वेश्चन हमने नहीं देखा था। तो वो क्वेश्चन हम लोग इस लेक्चर में देखने वाले। तो जो क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक में है एग्जाम्पल नंबर 1.2, उस क्वेश्चन को हम लोग अभी सॉल्व करने वाले। देखो चलो तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इस लेक्चर को। देखो क्या बोला हुआ है, अ स्टार इज 5.5 लाइट ईयर्स। लाइट ईयर क्या होता है ये हमने कल पढ़ा था, मैंने आपको बताया भी था बहुत डेप्थ में, कैलकुलेशन भी बताया था कि होता कैसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो। अ स्टार इज 5.5 लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम अर्थ, मतलब एक स्टार है जो अर्थ से 5.5 लाइट ईयर्स अवे है। यहाँ पे दिया है देखो आपको डायग्राम। हाउ मच पैरेलैक्स इन आर्क सेकेंड। अभी ये पैरेलैक्स में जो इसमें और इसके अगले क्वेश्चन में जो मैं यूनिट कन्वर्जेंस यूज करने वाला हूं, वो यूनिट कन्वर्जेंस आए कैसे ये आप लोगों को पता होना चाहिए। टेक्स्ट बुक में देखिए पेज नंबर 2 पर आपको एक डू यू नो वाले बॉक्स में वो दिया हुआ है। मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में भी कि वो आपको याद रखना है, उसमें आप कन्वर्जेंस देख सकते हो। क्या बोला है, हाउ मच पैरेलैक्स इन आर्क सेकेंड विल इट सबटेंड व्हेन व्यूड फ्रॉम टू अपोजिट पॉइंट अलोंग द ऑर्बिट। मतलब एक यहां से देखा है और एक इस पॉइंट से देखा है, तो कितना एंगल वो सबटेंड करेगा, बट एंगल कितना सबटेंड करेगा तो वो आर्क सेकेंड में आपको निकालना है, एक यूनिट होता है, ठीक है। उसके पहले हम लोग कैलकुलेशन देख लेते हैं। कैलकुलेशन में क्या देखना है, अभी देखिए ये होता है एंगल, ये एंगल आपको निकालना है ना थीटा। तो एंगल का फॉर्मूला क्या था, याद है प्लेन एंगल का फॉर्मूला बताइए। थीटा इज इक्वल टू क्या होता था, आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस होता था। हाँ सर ये तो देखा हुआ है सर हमने, यस बस वही चीज है। अभी देखो आर्क लेंथ मतलब क्या, ये हुआ आर्क लेंथ आपका, क्लियर, और ये हुआ आपका रेडियस। तो आर्क लेंथ कितना 1 AU प्लस 1 AU, डायग्राम में ही दे रखा है 1 AU प्लस 1 AU, ये हो जाएगा 2 AU। AU मतलब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और स्टार का अर्थ के कोई भी पॉइंट से डिस्टेंस कितना बोला है 5.5 लाइट ईयर्स, तो 5.5 लाइट ईयर्स। अभी प्रॉब्लम है कि AU और लाइट ईयर दोनों अलग अलग चीजें हैं, ये हमने कल देखा था। तो हमें इस यूनिट को कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले। अभी 1 AU मतलब कितना होता है ये हमने देख चुका है, कल हम लोग देख चुके हैं। 1 AU मतलब कितना होता है, देखो 1 AU मतलब होता है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय 5.5 है ना। 5.5 लाइट ईयर को किस में कन्वर्ट करोगे आप, लाइट ईयर कितना होता है 1 लाइट ईयर मतलब 9.67 इंटू 10⁻15। तो ये हो जाएगा 9.467 इंटू 10⁻15, ये हो गया आपका। अभी कैलकुलेशन पे अभी हम लोग फोकस नहीं कर रहे क्योंकि जस्ट आपने स्टडी स्टार्ट किया है। आपको सबसे पहले अभी इस कंडीशन पर आपको गिवन डेटा लिखते आना चाहिए, फॉर्मूला कौन सा यूज करना है ये क्लिक होना चाहिए, और यूनिट्स पे आपको ध्यान देना है। कैलकुलेशन आप धीरे धीरे सीखोगे, मैंने बताया लॉग टेबल से आप ये कैलकुलेशंस बहुत इजीली कर सकते हो। हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो आपको लॉग टेबल वाला भी चीज समझ में आने लगेगा, ठीक है। तो जब आप इस चीज को कैलकुलेट करते हो तो इस चीज का आपका आंसर आता है। अभी तो मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ 5.75 आई गेस, चेक करता हूँ, यस 5.75 इंटू 10⁻⁻6। ये रेडियन में आया है बेटा, किस में आया है ये, रेडियन में आया है, रेडियन में। अभी इसको किस में कन्वर्ट करना है आपको, आर्क सेकंड में आपको इसे कन्वर्ट करना है। आर्क सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, पहले देखो, पहले तो ये वैल्यू लिख लो 5.75 इंटू 10⁻6 इंटू, एक आर्क सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले आप देखो उस पेज पे जाना, पेज नंबर 2 पर आपको दिया हुआ है स्टार्टिंग में ही, एक रेडियन मतलब कितना डिग्री होता है, दिख रहा है ना, एक रेडियन मतलब कितना डिग्री, एक रेडियन मतलब होता है, वहां पे क्लियरली दे रखा है देखो 57.297, 57.297, ये क्लियर है। मैंने क्या किया पहले, एक डिग्री मतलब एक रेडियन मतलब कितना डिग्री। अच्छा सेकंड में करना है सर, सेकंड में करना है, तो अभी मैंने रेडियन को डिग्री किया, कोई डाउट नहीं यहाँ तक। अभी डिग्री में मिनट होता है और सेकंड भी होता है, ये कल देखा था। तो एक डिग्री में कितने मिनट मल्टीप्लाइड बाय 60, अभी सेकंड भी तो चाहिए, इंटू और 60 कर दो, ये हो गया आपका सेकंड में अभी। और अभी एंगल आपका आएगा आर्क सेकंड में, जिसका वैल्यू आ रहा है देखिए 1.186 आर्क सेकंड। फिर बोल रहा हूं अभी आपके लिए कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट नहीं, हम लोग धीरे धीरे आपको आगे पता चल जाएगा
कि हम लोग आगे बढ़ते बढ़ते कैलकुलेशन भी करेंगे यहीं पर, ठीक है। बस उसके पहले आपको लॉग टेबल सीखना है। चलो, उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, बेसिक से बताया एकदम। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। देखो ये डू यू नो में कुछ चीजें दी हुई है, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे कि स्मॉल डिस्टेंसेस जो होते हैं ना, लार्ज डिस्टेंसेस तो पता कर लिया यार, लाइट ईयर, एयू, पारसेक, ऐसे मेजर कर सकते हैं। लेकिन कुछ स्मॉल डिस्टेंसेस होते हैं, जैसे कि मान लो कभी अगर आपको दिया है कोई डिस्टेंस 10⁻⁻15 मीटर, +15 है तो आप बड़े यूनिट्स में देख लेते हो। कभी अगर -15 दिया तो क्या करेंगे सर, कभी अगर 10⁻10 मीटर दे दिया तो क्या करेंगे सर। तो इस केस में कुछ और भी यूनिट्स आते हैं, जैसे प्रीफिक्स अगर आपने पढ़े ना, पिको, नैनो वगैरह, तो वैसे और भी होते हैं, फर्मी वगैरह। जैसे 10⁻15 मीटर को हम लोग 1 फर्मी कहते हैं। क्या कहते हैं? 1 फर्मी। यहाँ पे दिख रहा है आपको 1 फर्मी मतलब 10⁻15 मीटर। ऐसे ही एंगस्ट्रॉम नाम का एक चीज होता है जो आपने पहले पढ़ा होगा, तो 10⁻10 मीटर को हम लोग एंगस्ट्रॉम कहते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एंगस्ट्रॉम वाला चीज भी, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा। देन जैसे कि लाइट का वेवलेंथ, देखो आपने रेनबो देखा है ना, विबग्योर, तो ये जो विबग्योर होता है इसमें 7 कलर का वेवलेंथ अलग अलग होता है। वेवलेंथ क्या होता है सर, अभी मत ध्यान दीजिएगा, बट कुछ एक पैरामीटर होता है जो 7 कलर में अलग अलग होता है, तभी तो अलग अलग रंग दिखते हैं भाई, लोगों के नहीं, कलर्स के। क्लियर? तो इनमें वेवलेंथ जो होता है वो बहुत कम होता है, वैल्यू 10⁻10 मीटर में होता है। तो हर बार हम लोग 10⁻10 लिखेंगे क्या? नहीं, हम लोग स्मार्ट वर्क करेंगे, हम लोग उसे एंगस्ट्रॉम में लिख देंगे। तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट्स भी होते हैं, ठीक है। सॉरी, चलो ये हो गया एक चीज। देन दूसरी चीज पे जाते हैं। अभी अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है। क्या बोला है क्वेश्चन में? द मून इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 3.84 इंटू 10⁸ मीटर। मून कितने डिस्टेंस पर है? 3.84 इंटू 10⁸ मीटर फ्रॉम अर्थ, अर्थ से। देन इफ व्यूड फ्रॉम 2 डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स ऑन अर्थ, मतलब अर्थ पर 2 अलग अलग ऑपोजिट डायमेट्रिक पॉइंट से अगर देखा जाए तो एंगल सबटेंडेड एट द मून इज 1 डिग्री 54 मिनट। जो एंगल सबटेंड हुआ है ना, तो वो एंगल कितना सबटेंड हुआ है? वो हुआ है 1 डिग्री 54 मिनट्स का, ठीक है सर। व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द अर्थ? अर्थ का डायमीटर, अभी ध्यान देना, डिस्टेंस मतलब प्लैनेट का साइज भी निकाला था ना हमने, पहला क्वेश्चन पहले पैरेलैक्स मेथड वाले कॉन्सेप्ट पे, दूसरे में अभी साइज ऑफ प्लैनेट वाला यूज करना पड़ेगा। अभी आपको मून कितने डिस्टेंस पे ये दे रखा है, जबकि हमें साइज ऑफ प्लैनेट निकालना है। तो सबसे पहली बात, ये जो थीटा है ना, ये 1 डिग्री 54 मिनट्स है, तो इसे मिनट्स में ही कन्वर्ट कर दो ना, या तो मिनट्स में कन्वर्ट कर दो पूरा, या तो सेकंड में भी कन्वर्ट कर सकते हो, रेडियन में कर सकते हो। सबसे पहले मुझे बताओ 1 डिग्री मतलब कितने मिनट? 60, और ये ऊपर 54 मिनट्स और है, तो ये 60 + 54 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 114 मिनट्स। अभी ये मिनट्स है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना होगा। इसका भी कन्वर्जन सेम उसी पेज पर दिए रखा है, देखिए उसका कन्वर्जन आपको वहीं पर मिल जाएगा। कहाँ पे दिया है देखो, 1 मिनट इज इक्वल्स टू 2.91 इंटू 10⁻⁴ रेडियन। तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूंगा 114 इंटू 2.91 इंटू 10⁻⁴। तो ये आपका किस में आ गया? रेडियन में, क्योंकि एंगल का यूनिट रेडियन होता है ना, और एंगल थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है? आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस होता है। क्लियर? चलो ध्यान दीजिए, अभी ये थीटा कैलकुलेट कर लीजिएगा। थीटा कैलकुलेट करने पे आपको कितना मिल रहा है? वो आपको मिल रहा है 3.317 इंटू 10⁻² रेडियन। सर इसका भी डायग्राम बना के दो, समझ में नहीं आ रहा है। चलो इसका डायग्राम बना के देता हूं आप लोगों को, ताकि और मजा आएगा। आपको मून का डिस्टेंस दे रखा है, मान लो ये मून है और ये है अर्थ। भाई डायग्राम पे मत जाना, ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ लो। अभी मून से अगर आप देखोगे अलग अलग दूसरे 2 पॉइंट्स पर, तो ये डिस्टेंस हम लोगों को दे रखा है, जो कि कितना है? 3.84 इंटू 10⁴ मीटर्स। और अभी आपको ये एंगल भी पता चल गया है, और आपको ये अर्थ का साइज पूछा है, इसे मैं कैपिटल डी कह देता हूं। तो यार फॉर्मूला क्या हो जाएगा? थीटा इज इक्वल्स टू आर्क मतलब कैपिटल डी, और रेडियस कितना? 3.84 इंटू 10⁸। बस बात खत्म। आपको साइज ऑफ अर्थ चाहिए था, तो वो हो जाएगा थीटा से मल्टीप्लाई कर दो, 3.317 इंटू 10⁻² मल्टीप्लाइड बाय 3.84
इंटू 10⁸ तो बस इसका कैलकुलेशन आप करोगे तो आपको साइज ऑफ अर्थ भी मिल जाएगा, ठीक है। तो वो आपको मिलता है 1.274 इंटू 10⁻, आई गेस 7, यस 7 मीटर्स। बस कैलकुलेशन नहीं बताया, हर क्वेश्चन में रिपीट बता रहा हूँ, नहीं तो आप लोगों को लगेगा कैलकुलेशन नहीं बताते क्या, बताते। बस स्टार्टिंग है, आपको कॉन्फिडेंस आना चाहिए, बस आपको वैल्यूज कैसे लिखे वो आपको पता होना चाहिए, कैसे फॉर्मूला यूज किया जा रहा है। चलो क्लियर है यहाँ तक सारी चीजें। तो ये आपके दोनों एग्जाम्पल्स हो गए पैरेलैक्स मेथड के ऊपर, ठीक है। तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो देन नेक्स्ट चीज आता है अभी मेजरमेंट ऑफ मास। अभी मैंने जैसे आपको लेंथ के बारे में बताया था ना, 1 मीटर कैसे समझा, वैसे ही 1 kg कैसे समझा और 1 सेकेंड कैसे समझा, ये एक वैसा ही इंट्रोडक्शन है जो आपको बिल्कुल सच में इंपॉर्टेंट नहीं है, फ्रैंकली बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा मैं हिंट दे देता हूँ क्या होता है इसमें। एक होता है प्लैटिनियम इरिडियम एलो, ये प्लैटिनियम इरिडियम एलो का एक स्टैंडर्ड साइज ले लिया गया था और उसे 1 kg कहा जाता था। और वो प्लैटिनियम इरिडियम एलो जो था उसका अभी भी वो सैंपल रखा हुआ है लैबोरेटरी में, वो 1 kg जिसे हम लोग कहते थे, ठीक है। बस इतना ही है। और आपको AMU वगैरह के बारे में दे रखा है, देखो यहाँ पे AMU नीचे उस पैराग्राफ में आपको मिलेगा। AMU मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट। कितना होता है, क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट। और याद रखना एक AMU मतलब होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। सर ये वैल्यू किसका है, आप ये जो है ना हम लोग बहुत डेप्थ में देखेंगे जब आप 12th में जाएंगे, एटम्स एंड न्यूक्लियर वाले चैप्टर में 1 AMU कैसे ये आता है वैल्यू। बट अभी आपको बताता हूं कि ये जो होता है ना, ये मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। सर प्रोटॉन कहां से आ गया अभी इसमें, अरे एटम होता है, एटम में न्यूक्लियस होता है, प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, तो वो वाला प्रोटॉन से ये आप केमिस्ट्री में बहुत डेप्थ में देखोगे। और अगर नहीं भी आपको क्लियर हो रहा है तो हम लोग फिजिक्स में तो 100% इसे देखने वाले 12th में, ठीक है। चलो तो ये मेजरमेंट ऑफ मास के बारे में हो गया। देन मेजरमेंट ऑफ टाइम। मेजरमेंट ऑफ टाइम मतलब क्या है, अभी इसमें हमें पता है हम 24 आवर्स कैसे गिनते हैं। 24 आवर्स मतलब अभी मान लो आप लेक्चर देख रहे हो, अभी आप लेक्चर देख रहे हो, इसके प्लस 24 आवर्स में आप बोलते हो एक दिन होता है पूरा 24 आवर्स का, नून टू नून, ठीक है। क्या कहते हो, नून टू नून ये कंप्लीट होता है 24 आवर्स। ये तो अभी हुआ ना, इसके पहले कैसे डिसाइड होता था, तो इसके पहले आपको दिया हुआ है वहां पर, देखो एक क्लॉक होता था, सीसियम एटॉमिक क्लॉक। कौन सा क्लॉक होता था, सीसियम एटॉमिक क्लॉक, नाम याद रखना है बस। इस क्लॉक को यूज किया जाता था, आप उससे 1 सेकेंड देखा था, मतलब 1 सेकेंड कितना होता है वो देखा था। अच्छा एक दिन में कितने सेकेंड होते हैं ये आपको यूज भी आएगा क्वेश्चन में, 24 आवर्स होते इनटू एक आवर में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकेंड्स, तो इतना होता है 24 आवर्स में, इतने सेकेंड्स होते हैं, करेक्ट। आपको ये वैल्यू भी दे रखा है वहां पर 24 इंटू 60 और इतने सेकेंड्स मतलब ये होते हैं 86,400 सेकेंड्स इन अ डे 24 आवर्स में, ठीक है। तो मेजरमेंट ऑफ टाइम का ये एक चीज आपको पता है, ये सबको पता है, इतना ही टाइम होता है सबके पास। अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर दो, ठीक है। नहीं तो बोलोगे किसी के पास 90,000 सेकेंड है, नहीं भाई सबके पास इतने ही है, 86,400 सेकेंड। देखो सीसियम एटॉमिक क्लॉक नाम याद रखना है। देन पिछले मास में क्या याद रखोगे, प्लैटिनियम इरिडियम एलोय जो 1 kg के लिए स्टैंडर्ड यूज किया गया था, बस ये नाम याद रखिए, ठीक है। तो ये आपका डिस्कशन होता है चैप्टर का आधा पार्ट का। अभी चैप्टर का अगला पार्ट स्टार्ट होता है डायमेंशनल एनालिसिस से। किससे स्टार्ट होता है, डायमेंशनल एनालिसिस से। उसके पहले यहाँ पे दिया है व्हाई इज ओनली कार्बन यूज्ड एंड नॉट एनी अदर एलिमेंट फॉर डिफाइनिंग एटॉमिक मास यूनिट। जो मैंने यहाँ पे AMU बताया ना, एटॉमिक मास यूनिट, इसे आप ये भी कह सकते हो 1/12 ऑफ मास ऑफ C12 आइसोटोप। आइसोटोप क्या है सर, इसलिए मैं नहीं बता रहा था, बट ठीक है, आइसोटोप वगैरह आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में, ठीक है। देखो क्या बोला इसमें, कार्बन C12 इज द मोस्ट अबंडेंट आइसोटोप। क्यों कार्बन ही, क्योंकि वो मोस्ट अबंडेंट आइसोटोप है और अराउंड 98% ऑफ द अवेलेबल कार्बन इज C12 आइसोटोप। इसका मतलब जो भी पूरा कार्बन आपको दुनिया में अवेलेबल है तो उसका 98% कार्बन वो C12 आइसोटोप में है। और इसके पहले
ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन वेयर यूज्ड एज अ स्टैंडर्ड एटम्स बट वेरियस आइसोटोप्स ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन आर प्रेजेंट इन हायर प्रोपोर्शन। क्यों फिर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन क्यों यूज नहीं किए जा रहे अभी? क्योंकि उसके जो आइसोटोप्स है वो हायर प्रोपोर्शन में अवेलेबल है, बाकी भी बहुत सारे आइसोटोप्स। इसी वजह से, यही रीजन की वजह से C12 आइसोटोप यूज किया जाता है, क्योंकि कार्बन के जितने भी फॉर्म्स अवेलेबल है उसमें आउट ऑफ 100% 98% C12 आइसोटोप है, बस यही उसका रीजन है। चलो क्लियर हो गया यहां तक? कोई डाउट है भाई यहां तक? उम्मीद है आपको ये सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। चलो नेक्स्ट पार्ट होता है डायमेंशंस एंड डायमेंशनल एनालिसिस। क्या होता है? डायमेंशंस एंड डायमेंशनल एनालिसिस। मैं आपको इस लेक्चर में अभी इसमें थोड़ा सा हिंट इंट्रोडक्शन दूंगा क्या होता है, और अगले लेक्चर में हम लोग इसे बहुत डेप्थ में देखेंगे। ठीक है, जस्ट एक सेकेंड वेट कीजिएगा। ठीक है, चलो तो डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में मैं बोल रहा था कि इस लेक्चर में हम लोग इसे थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी टाइप में देखेंगे कि डायमेंशंस होते क्या है, क्या चीज़ होती है। फिर अगले लेक्चर में हम लोग इनके बहुत डेप्थ में जाएंगे और हर एक डायमेंशन को स्टडी करेंगे। आपको इतना क्लियरिटी दे देता हूँ, इतना कॉन्फिडेंस देता हूँ कि आप अगर मेरे साथ प्रैक्टिस करोगे तो डायमेंशन निकालने में कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगा। और अगर मैं बात करूँ डायमेंशंस की तो बोर्ड्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, सीटी के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, और हर चैप्टर में इसका यूज आने वाला है। मतलब आप वो सोच सकते हो फिजिक्स में आप जितने भी चैप्टर पढ़ोगे हर चैप्टर में इसका यूज आने वाला है, हर चैप्टर में। यस, चलो डायमेंशंस मतलब क्या होता है? द डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स टू विच कंसर्न्ड फंडामेंटल यूनिट्स मस्ट बी रेज्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द यूनिट ऑफ अ गिवन फिजिकल क्वांटिटी। सर समझ में नहीं आया, टेंशन मत लीजिए। फंडामेंटल क्वांटिटीज बता दीजिए मुझे बस। मैंने बोला था रट रखो फंडामेंटल क्वांटिटीज, कोई नींद में से उठाएगा तो भी बोलते आना चाहिए लेंथ, मास, टाइम, करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, लेंथ, मास, टाइम, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिसे हम लोग मोल कहते थे, और लुमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, कितने हुए? 6 हुए। और बचा है सर टेम्परेचर जिसे हम लोग के से बताते हैं, केल्विन से। तो ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज पता होना चाहिए। अभी जब भी हम लोग डायमेंशंस लिखते हैं ना किसी भी चीज के, तो डायमेंशंस हमेशा इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म्स में ही लिखे जाते हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, जो भी डायमेंशंस लिखेंगे होता क्या है देखेंगे, बट वो इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म्स में ही लिखे जाते हैं। और अगर आपको और अंदर डेप्थ में जाके अगर बात किया जाए, लेंथ, मास, टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों सर, बाकी नहीं क्या? नहीं, बाकी भी होता है, बट लेंथ, मास, टाइम बहुत ज्यादा टाइम आता है, वो बहुत ज्यादा बार आता है यूज में, इसीलिए लेंथ, मास, टाइम सफिशिएंटली ज्यादा टाइम यूज किया जाता है। ये चीज क्लियर हो गया होगा। देन डायमेंशंस के बारे में आपको बताता हूँ, ये आपको आगे बाद में देखेंगे हम लोग। पहले आपको कुछ क्वांटिटीज देख लो। कोई क्वांटिटी, यार स्पीड पता है आपको? यस सर पता है। स्पीड इज इक्वल्स टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये तो पता है सर, हमें, हम स्कूल से देखते आ रहे हैं, बस यही इंपॉर्टेंट चीज है। स्पीड इज इक्वल्स टू क्या? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अभी डायमेंशंस लिखने के लिए बहुत अलग अलग मेथड्स यूज हो सकते हैं, बट मैं एक ही प्रेफर करूंगा, आपको बताऊंगा कि आप यूनिट याद कर लीजिए। यूनिट अगर आपको पता है क्वांटिटीज के बेसिक तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है, आप कहीं दिक्कत नहीं आने वाली आप लोगों को। देखो स्पीड का ये फॉर्मूला होता है। स्पीड का यूनिट क्या होता है बेटा? डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर, और टाइम का यूनिट होता है सेकेंड। तो स्पीड हो गया मीटर पर सेकेंड। यहाँ तक क्लियर है सारी चीज़ें? देन अभी ध्यान दीजिएगा, डायमेंशंस जब भी आप लिखते हो ना, तो डायमेंशंस लिखते वक्त आप ऐसे एक स्क्वायर ब्रैकेट दे देते हो जिस भी क्वांटिटी के आप डायमेंशंस लिख रहे हो। ठीक है, और डायमेंशंस कितने चीज़ों के लिखे जाते हैं? डायमेंशंस लिखे जाते हैं इन 7 क्वांटिटीज़ के। तो इसे कैसे लिखेंगे? MLT, देन MLT, देन I मतलब करंट के लिए, देन मोल, देन कैंडेला, और देन केल्विन। ये सीक्वेंस आप अपने हिसाब से आगे पीछे कर सकते हो, ये आपको फ्लेक्सिबिलिटी है। क्योंकि एनसीईआरटी जैसे कुछ बुक्स में देखोगे तो आपको MLT के फॉर्म में मिलेगा, और अगर आप बोर्ड के बुक्स में देखोगे तो आपको LMT दिखेगा।
तो गलत कोई नहीं है, दोनों भी सही है। नहीं तो आपको लगेगा सर गलत बता रहे हो, नहीं बेटा दोनों भी सही है, बस आपको सारे क्वांटिटीज लिखने हैं। ये क्लियर हो गया आपको? हाँ सर, अभी आगे बताइए, अभी आगे देखिए। इस मीटर पर सेकंड को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, हमने रूल्स में देखा था, मीटर हाइफन देकर सेकंड का इनवर्स। सर इनवर्स क्यों किया इसका? इनवर्स इसलिए किया है बेटा क्योंकि वो डिनोमिनेटर में था और कुछ नहीं होता है, मतलब 1 होता है, बराबर है। अभी देखो जो यूनिट को पावर है ना, वही इनको पावर्स देने होते हैं आपको। जैसे देखो, याद रखना है, m स्टैंड्स फॉर मास नॉट मीटर, l स्टैंड्स फॉर लेंथ, टाइम, करंट, मोल, कैंडेला अमाउंट ऑफ, कैंडेला मतलब लुमिनस इंटेंसिटी, और k मतलब टेम्परेचर केल्विन। आगे पीछे कर सकते हो सीक्वेंस। अभी देखो मुझे बताओ, स्पीड में मीटर का पावर कितना है? 1। मीटर मतलब क्या होता है? लेंथ है ना सर, मीटर मतलब तो लेंथ है, तो मीटर का पावर 1, तो लेंथ को पावर 1 दे दीजिए। चलो दे दिया सर। देन सेकेंड इनवर्स, सेकेंड इनवर्स, सेकेंड मतलब किसका यूनिट होता है? टाइम का यूनिट होता है, टाइम का। तो टाइम का होता है तो टाइम को भी -1, सेम पावर जो यूनिट को होते हैं। अच्छा, और कोई यूनिट नहीं है स्पीड में, इतना ही है मीटर पर सेकेंड? हाँ सर इतना ही है। तो m फॉर मास होता है, मास के लिए कुछ नहीं है तो 0, I के लिए 0, मोल के लिए 0, कैंडेला के लिए 0, केल्विन के लिए 0। इसी को ऐसे भी लिखा जाता है 0 -1 0 0 0 0। ठीक है, अभी आपको बुक्स में ऐसा तो नहीं लिखा हुआ है सर हमने, आप क्या बता रहे हो? मैं आपको यहाँ पर बता चुका हूँ कि 3 इंपॉर्टेंट होते हैं, लेंथ, मास और टाइम। तो क्यों वही? क्योंकि वो बहुत बार रिपीटेडली आते हैं। तो आपको स्पीड के डायमेंशंस लिखने के आपके और भी तरीके हो सकते हैं। अगर आपको सिर्फ MLT के फॉर्म में लिखना है तो आप लिखते हो m0 L t-1। सर आपने L को तो पावर दिया ही नहीं, एज्यूम कर लिया जाता है पावर कुछ नहीं दिया मतलब 1 होता है। मैं तो दूंगा ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, लेकिन 0 है तो 0 लिखना है, छोड़ना नहीं है ब्लैंक। इसको और ऐसे भी लिखा जा सकता है L1 t-1। सर क्यों कट कर रहे हो एक एक? जो 0 पावर है ना वो आप नहीं लिखोगे तो भी समझ जाएगा। अगर पावर मतलब आपको टर्म ही नहीं है m का, उसमें करंट का, केल्विन का टर्म ही नहीं है, तो आप लोग समझ जाते हो कि उसका पावर 0 है, मतलब उसका कोई टर्म यूनिट में इन्वॉल्व नहीं है। तो ये आपका स्पीड का काम हो गया। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। जैसे मैंने एक ही क्वांटिटी बताया, अगले लेक्चर में हम लोग ऐसे बहुत सारे क्वांटिटीज़ पे डिस्कशन करने वाले। ये क्वांटिटीज़ है, और भी क्वांटिटीज़ देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन उम्मीद है आपको बेस क्लियर हो गया होगा, जो हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में बात करने वाले अगले लेक्चर में। तो चलो हम लोग इस लेक्चर में यहीं पर रुकेंगे, हम लोग मिलेंगे अगले लेक्चर में। बहुत ही बढ़िया लेक्चर होने वाला है अगला, ऐसे ही बने रहिए, नोट्स बनाते रहिए, बहुत बढ़िया से आपके नोट्स भी प्रिपेयर हो जाएंगे, आपका फिजिक्स भी प्रिपेयर होगा और मज़ा भी आने लगेगा। तो चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में। बस जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर कमेंट कीजिएगा आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो। बच्चे कमेंट नहीं कर रहे यार, अगर लेक्चर अच्छा लग रहा है तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो अपने दोस्तों तक, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे जैसे ही अगला लेक्चर अपलोड हो जाता है। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।